चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के एक चैप्टर है। चैप्टर के नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। क्या आप अपने चारों ओर वायु को महसूस करते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि हम वायु के भारी पुलिंदे के तल में रहते हैं और हम वायु में सांस लेते हुए सांस द्वारा वायु को बाहर निकालते हैं, परंतु इसे महसूस तभी हम करते हैं जब यह गतिमान हो। और इसका तात्पर्य यह है कि गतिमान वायु ही पवन कहलाता है। अब आप जानते ही हैं कि पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है। वायु का यह आवरण ही वायुमंडल है जो बहुत सी गैसों से बना है और इन्हीं गैसों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। और पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस एकत्रित कर देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी न तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और न ही अधिक समय के लिए ठंड होती है। अतः यह हम पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में अनुप्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती। इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है और इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। देखते हैं सौर विकिरण के बारे में। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है और पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगमी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य ताप कहते हैं। पृथ्वी भू आभ है और सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है। और पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। और वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को ऑफशोर कहा जाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 4 करोड़ 70 लाख वर्ग किलोमीटर दूर होती है और इस स्थिति को ऑफशोर कहा जाता है। और इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वाष्पित सूर्य ताप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। और फिर भी सूर्य ताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम होता है। यही कारण है कि सूर्य ताप यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। उसके बाद पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता देखें। सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। और सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता के कारण सूर्य का अपने अक्ष पर घूमना और सूर्य की किरणों का नतिकोण और दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, परंतु अंतिम 2 कारणों का प्रभाव कम पड़ता है। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री कोण पर बनता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नतिकोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है और अक्षांश जितना उच्च होगा यथार्थ ध्रुवों की ओर होगा, किरणों की नतिकोण उतना ही कम होगा। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी और तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधे किरणें कम स्थान पर पड़ेगी और किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अन्वेषण प्रकीर्ण एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। उसके बाद देखें सौर विकिरण एवं वायुमंडल से होकर गुजरता है। तो लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः प्रदर्शित होता है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। क्षोभमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें और रक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है और क्षोभमंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण कर देती है। और यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए
उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है और ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्ण द्वारा संभव हो पाता है। उसके बाद सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानीय वितरण के बारे में देखें तो धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंधीय में 120 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है और उष्ण कटिबंधी की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाया कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखें वायुमंडल का तापन एवं शीतलन के बारे में। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। परिवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती है और इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है और पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है और ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित होता है और वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। और लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु की क्षैतिज संचलन अपेक्षित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाले स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है और पृथ्वी द्वारा प्राप्त परिवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है पृथ्वी की सतह को गर्म कर देता है और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और उसके बाद दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है न कि सीधे सूर्य ताप से। उसके बाद तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचालित कर देती है और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। उसके बाद पृथ्वी का उष्मा बजट के बारे में देखें तो चित्र जैसे 8.2 में पृथ्वी के उष्मा बजट को भी दर्शाया गया है यहाँ पे। और उसके बाद पृथ्वी उष्मा का न तो संचलन करती है और न ही ह्रास करती है, यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य तप के रूप में प्राप्त उष्मा एक पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचारित ताप बराबर हो। और मान ले कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का अंश कुछ परिवर्तित प्रकीर्ण एवं अवशोषित हो जाते हैं। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं। 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है और 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर लौट जाती है। और सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्विडो कहते हैं और प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है और इनमें से
17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चले जाते हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। उसके बाद वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयाँ का अवशोषित होता है। इनमें से 14 इकाइयाँ सूर्य तप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिए जाते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 और 48 है और जिनका योग 65 होता है। उसके बाद वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है और जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट तथा ऊष्मा संतुलन है और यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो बहुत गर्म होती है और न ही ठंडी होती है। उसके बाद पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता थोड़ा देखें तो जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है और पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है, जैसे चित्र 8.3 में यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद ये पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाता है। यहाँ पर यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित होती है और फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचय के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो और न ही उच्च अक्षांश अधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हैं। और तापमान के बारे में देखें तो वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अनुन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में पाया जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणु की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। और तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक के बारे में देखें तो पृथ्वी किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित करती है। जैसे पहला है उस स्थान की अक्षांश रेखा पर, दूसरा है समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता पर, और तीसरा है समुद्र से उसकी दूरी पर, चौथा है वायु संहति का परिसंचरण पर, पांचवा है कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, और छठा है स्थानीय कारक। अक्षांश के बारे में देखें तो किसी भी स्थान का तापमान उस अक्षांश द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर स्थित निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य तप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद देखें उत्तुंगता के बारे में। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतया उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है और उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्यतः ह्रास दर कहते हैं। और सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। और समुद्र से दूरी के बारे में देखें तो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता कम होती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है और तापमान सम रहता है। उसके बाद देखें वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं के बारे में। तो स्थलीय एवं समुद्री समीरों की तरह वायु संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती है। उसके बाद प्रभावित करती है। और कोष्ण वायु संहतियां के प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रवाह में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। उसके बाद तापमान का वितरण के बारे में देखें। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है।
और जैसे चित्र 8.4 में भी यह दिखाया गया है कि जनवरी एवं जुलाई में होने वाले धरातल पर वायुमंडल के तापमान के वितरण को दर्शाता है। और उसके बाद सामान्यतः तापमान पर अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर होती है। और इससे सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है, और दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। इसलिए भूसंहति और समुद्री धारा का प्रभाव वहां स्पष्ट होता है। और जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के ऊपर और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है, और इससे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। और कोष्ण महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति में उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है तथा तापमान समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। अब सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है। अब समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों के अक्षांशों पर जनवरी का मध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और इसी प्रकार जनवरी का मध्य मासिक तापक्रम विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्णकटिबंधीय में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और मध्य अक्षांशों पर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से तथा यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 डिग्री सेल्सियस से और -48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज की होती है। और दक्षिण गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यह तापमान रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती है तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती है। और 20 डिग्री से 10 डिग्री एवं 0 डिग्री से सेल्सियस की तापमान रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिण, 48 डिग्री दक्षिण तथा 60 डिग्री दक्षिण के समानांतर पाई जाती है। और जुलाई में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती है। विषुवतीय रेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। और एशिया के उपोष्णकटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी एवं 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। और यहाँ चित्र 8.5 में जनवरी एवं जुलाई के बीच तापमान को प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीपों के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। और इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। और सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिण एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। उसके बाद तापमान का व्युत्क्रम के बारे में देखें। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिससे सामान्यतः ह्रास दर कहते हैं, पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उल्टी हो जाती है और इसे तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रम बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं और पर यह काफ़ी सामान्य घटता है। और सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रम के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय भी विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रम होना सामान्य है। भूपृष्ठीय व्युत्क्रम वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है और धुआं तथा धूलकण व्युत्क्रम स्तर के नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाता है और जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर भर जाता है, जिससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे की रचना सामान्य घटता है और यह व्युत्क्रम कुछ ही घंटों तक रहता है। और सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ यह समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रम की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है और यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है और इसे वायु अपवाह कहते हैं। और यह पाले से पौधे की रक्षा करती है और
उसके बाद देखें, प्लेक का नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होती है वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी। उसके बाद 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है।